Hello friend, this is Vekpal and we are discussing the paper DFCCIL 2018. पार्ट 1, 2, 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं और जिन लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 देखे ना हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक डला हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने आरसीसी तक कंप्लीट कर चुका था। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। ठीक है, हाइड्रोलॉजी से शुरू करते हैं। इसमें आरसीसी तक हम लोगों ने कर चुका है। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट टेक्निक। ठीक है, ये यहाँ पे टेबल बना रखी है मैंने। डायरेक्ट मेथड्स और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड्स में आते हैं एरिया वॉल्यूम मेथड, ठीक है, और डायल्यूशन टेक्निक्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड होता है, और अल्ट्रासोनिक मेथड। और इनडायरेक्ट में वियर्स, फ्लूम्स एंड गेटेड स्ट्रक्चर से हम लोग डिस्चार्ज मेजर करते हैं। और लास्ट वन इज स्लोप एरिया मेथड। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखते हैं। नॉट अ डायरेक्ट मतलब कि इनडायरेक्ट पूछा है। इनडायरेक्ट कौन सा हो गया? स्लोप एरिया मेथड। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन। क्वेश्चन a 6 hour rainfall of 6 centimeter at a place A was found to have a return period of 40 years. ठीक है, the probability that a 6 hour rainfall of this or larger magnitude will occur at least once in 20 successive years is। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट वन वाली, एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। ठीक है, और रिटर्न पीरियड हमें दे रखा है 40 years। तो जैसे कि हम क्या प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे सक्सेस की। प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कितनी हो जाएगी? 1/40। और फेलियर की कितनी हो जाएगी? 39/40। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एटलीस्ट वंस, इसको क्या बोलते हैं हम? रिस्क वाली प्रोबेबिलिटी हो गई है। एटलीस्ट वंस एक मतलब एक ना एक बार होगा। अगर इतना रेनफॉल इस मैग्नीट्यूड से ज्यादा का, तो मतलब क्या है? हमारा रिस्क है। ठीक है, तो रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - Q⁴n। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी थी? 39/40। वैल्यू पुट करेंगे तो एट लास्ट वी गॉट 0.397। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब एनवायरमेंट की तरफ मूव करते हैं। Which of the following coagulants is most commonly used in sedimentation process and water treatment plant? ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोगुलेंट कौन सा होता है? एलम होता है। एलम दे रखा है यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, और कोगुलेंट क्या होता है? ये कोगुलेंट के बारे में डेफिनेशन लिखी हुई है पूरी। कोगुलेंट आर एडेड टू वाटर टू ब्रिंग द नॉन सेटलिंग पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें क्या करता है? कॉन्ग्लोमरेट करके एक बड़ा पार्टिकल बनाता है, जिससे कि वो फ्लॉक्स के मास में नीचे जाके सेट हो पाए। ठीक है, कोगुलेंट का यही काम होता है। एलम क्या है इसमें? मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द पॉपुलेशन forecasting method which that is based on the assumption that the percentage increase in population from one decade to other decade remains constant is called dash method। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो एक डिकेट से दूसरे डिकेट तक का क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें हमें आंसर देखना है कौन सा होगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, अर्थमेटिक इंक्रीज, इंक्रीमेंटल इंक्रीज एंड डिक्रीज रेट ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? परसेंटेज इंक्रीज दे रखा है। जैसे कि अगर पहला अगर फर्स्ट डिकेड का अगर हम एज्यूम करें कि पॉपुलेशन पी है, P0। ठीक है, P0 पॉपुलेशन है, तो अगले में क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीज, जैसे कि 10% का इंक्रीज हो गया, तो कितनी हो जाएगी? 1.1 P। ठीक है, और तीसरे डिकेट की कितनी हो जाएगी? वन, उसमें भी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 10% यहाँ पे हुआ था, तो 1.1 इंटू 1.1 P। ठीक है, तो ये कौन सी वाली प्रोग्रेशन बन जाएगी? इसमें ज्योमेट्रिकल इंक्रीज बनना ना, तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज में करेक्ट वन होगा। लेकिन इसमें स्टेटमेंट में डायरेक्टली ये नहीं दे रखा कि रेशियो सेम है। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल इंक्रीज हम लोग कभी लगाएंगे जब रेशियो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला हुआ है कि जो रेशियो होगा
वो सेम होगा। इसलिए इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में दिखा परसेंटेज इंक्रीज, मतलब कि ऐसा लगता है कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज इसका अलग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाता है इसमें। ये ज्योमेट्रिकल इंक्रीज का ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द पाइप्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट फॉर वाटर सप्लाई आर कॉल्ड, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की जगह बात करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सारा क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। साथ में वो एनर्जी इफिशिएंट होना चाहिए, एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कौन सा पाइप यूज करते हैं, जो कि क्लोरिनेटेड पीवीसी पाइप है, ये सीपीवीसी पाइप बोलते हैं। जैसे कि अगर इसे यूज करेंगे तो ये क्लोरीन जो होती है, ये इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं रहता इतना ज़्यादा। और ये प्रो पाइपलाइन पाइप होता है, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, क्योंकि इसमें सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, और इसमें कोई एनवायरमेंटली दिक्कत भी नहीं होती, तो ये ज़्यादा और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी खासी होती है, तो इसलिए हम पॉलीप्रोपाइलीन पाइप यूज करते हैं ग्रीन बिल्डिंग में, ठीक है। एज पर IS 1050, ये कोड है ये वाटर का, इसे थोड़ा ध्यान में रखना। क्वेश्चनों में अधिकतर ये लिखे रहते हैं जो चीज़ें, ये क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी कोड पूछ लिए जाते हैं ये, ठीक है। व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ द अल्टरनेट सोर्सेज फॉर द टोटल हार्डनेस ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। लिमिट पूछी हुई है सीधी सीधी, लिमिट्स तो हम याद करके चलते हैं जब भी एग्जाम दिन बैठने जाते हैं, ठीक है। तो हार्डनेस की लिमिट कितनी होती है, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर, और कॉज फॉर ये रिजेक्शन कितना होता है, 600 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, ये 600 वाला दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट वन, ठीक है। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर के केस में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। दे रिक्वायर लो टर्बिडिटी वाटर, ठीक है। देखते हैं सब ऑप्शन में से कौन सा सबसे ज्यादा सटीक बैठता है। दे रिक्वायर लो टर्बिडिटी वाटर, दे आर रिलेटिवली सिंपल टू ऑपरेट, दे हैव अ लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट, दे आर लेबर इंटेंसिव, ठीक है। अगर इनमें से देखा जाए लेबर इंटेंसिव इतना ज़्यादा इसमें काम नहीं होता है, इतनी ज़्यादा इसका मेंटेनेंस भी नहीं होता है, लेबर इंटेंसिव तो नहीं कहेंगे, लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। और लो टर्बिडिटी वाटर, ऐसा भी कुछ नहीं है जी, टाइम ज़्यादा लगता है उसमें वाटर को ट्रीट करने में, लेकिन कर देता है ये अच्छा खासा ट्रीटमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सिंपल टू ऑपरेट। ये लिखे हुए हैं एडवांटेजेस, सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट, कंस्ट्रक्शन इज चीपर देन रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है, हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, इसमें तो एक ही टाइप की सैंड पूरे फिल्टर में यूज होती है, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में हम लोग साइज वेरी करते रहते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रैपिड सैंड स्लो सैंड फिल्टर ज़्यादा सिंपल रहता है, ठीक है। और फिजिकल केमिकल एंड बैक्टर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इज वेरी हाई, ठीक है। क्वालिटी तो इसकी रैपिड सैंड फिल्टर से ज़्यादा अच्छी होती है, 99.9% तक जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे आर रिलेटिवली सिंपल टू ऑपरेट। रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन रिजल्टिंग फ्रॉम सुपर क्लोरिनेशन इन पार्ट और कंप्लीटली इज कॉल्ड, इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन लिखा हुआ है तो डीक्लोरिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं है खास। The effective size of the sand particle used in the top layer of the slow sand filter is in the range of, हम्म, ये स्लो सैंड फिल्टर RSF के ये कुछ टर्म्स याद कर लेने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एग्जाम में टाइम टू टाइम पूछे जाते हैं। स्लो सैंड फिल्टर का इफेक्टिव साइज कितना होता है, CU की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। बस एक रेंज थोड़ा दिमाग में रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑप्शंस दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है।
स्लो सैंड फिल्टर का D10 आता है 0.2 से 0.3 mm का, ठीक है। और CU की वैल्यू होती है 1.5 से 3 तक। और रैपिड सैंड फिल्टर की कितनी होती है 0.45 से लेके 0.7 mm तक। और CU की वैल्यू 1.3 से 1.7, ठीक है। D10 की वैल्यू हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 0.2 से 0.3 रखी है और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो रैपिड सैंड फिल्टर में जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर के केस कंपैरिजन में। और सी की वैल्यू इसमें क्या है, सी की वैल्यू थोड़ी कम होती है। सैंड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं लेकिन सी की वैल्यू थोड़ी कम होती है। हम्म तो हमसे क्या पूछा था, इफेक्टिव साइज ही पूछा हुआ था। इफेक्टिव साइज देखते हैं स्लो सैंड फिल्टर का, 0.2 से 0.3 एग्जैक्ट मैच ही कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द बेस्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग टेस्ट एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स इन वाटर थ्रो डैश प्रोसेस, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। जितना ऑक्सीडाइज करेंगे हम, जितनी गैसेस होंगी वो इवॉल्व हो जाएंगी, और जितने भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जितने भी होगा वो ऑक्सीडाइज होके वो भी निकल जाएगा, ठीक है, नहीं तो सेट हो जाएगा वहाँ पे जाके। तो उसी को लिखा भी है, दीज कैन बी रिमूव बाय मैकेनिकल एरेशन, ठीक है। इसमें भी ऑक्सीडेशन ही होता है एक तरीके से, एयर को हम एरेट करते हैं इसमें। ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग द एजेंट लाइक Cl2 एंड KMnO4। Cl2 भी, क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये परमैंगनेट है, ठीक है। तो इन दोनों से ऑक्सीडाइज करके भी हम टेस्ट एंड ऑर्डर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट एंड ऑर्डर बेसिकली किन की वजह से होता है कि डेड और ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है उसी की वजह से टेस्ट आता है कुछ ना कुछ, और उसी की वजह से कुछ ना कुछ ऑर्डर भी आ जाती है, या कुछ डिजॉल्व गैसेज हैं उनकी वजह से आ जाती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम रिमूव कर देंगे तो टेस्ट एंड ऑर्डर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑर्डर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसे करेक्ट कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज एफ्लुएंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज एफ्लुएंट। सीवेज एफ्लुएंट को हम किस तरीके से, दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है उसमें या तो हम ASP का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज करते हैं। हम्म, तो दोनों में हम एक ही काम करते हैं, ऑक्सीडेशन का। मतलब कि बैक्टीरिया को, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज कर सके मैटर को, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर में भी करते हैं, और यही उसमें करते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। बस दोनों का मेथड थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, ठीक है। व्हेन व्हाट डज COD इंडिकेट, COD क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। COD बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर, सही है। स्ट्रेंथ ऑफ अ सीवेज, ये भी कहीं हद तक सही है। एज ऑफ द सीवेज, एज तो नहीं करता है। पोटेंशियल फॉर रिसाइकलिंग द वेस्ट वाटर, तो इसमें शुरू के दो ऑप्शन दे रखे हैं, बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सीवेज। दोनों ही एक तरीके से करेक्ट हैं, लेकिन हमें अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं तो हमें चूज करना पड़ेगा विच वन इज द मोस्ट सूटेबल, ठीक है। तो इसमें हमें बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर लगाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ द सीवेज की बात करें तो स्ट्रेंथ भी सीवेज की उसी से नापते हैं हम, जैसे कि कितना उसका BOD लेवल है या BOD COD लेवल है, ठीक है। तो वो भी हम लोग एक तरीके से इंडिकेट कर ही सकते हैं, ठीक है। पर बायोडिग्रेडेबिलिटी जो इसका डेफिनेशन से ही बेस्ड है, ठीक है, जो डेफिनेशन होती है उसी के बेसिस पे बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर है, तो इसलिए ये ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ थ्योरी लिखी हुई इसके बारे में। What will be the sludge volume index SVI is 100 ml of the sludge collected in 30 minutes on dry weight 800 मिलीग्राम, ठीक है। SVI हमें निकालना है, SVI का फॉर्मूला होता है ml of the sludge अपॉन ड्राई वेट इन ग्राम्स, ठीक है। ml of the sludge कितना दे रखा है, 100 ml अपॉन ड्राई वेट कितना है, 800 मिलीग्राम, बट हमें फॉर्मूले कैसे चाहिए होता है, ग्राम्स में चाहिए होता है। तो हम 100/800, 800 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 8125, जो कि ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है।
कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या होता है, एचडीआई भी पूछी होती है, स्लज डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो स्लज डेंसिटी इंडेक्स इसका जस्ट रिवर्स होता है, जो हम लोगों ने अभी निकाला है उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो एचडीआई निकल जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, फॉर द स्लज डाइजेशन सिस्टम टू वर्क इफेक्टिवली द पीएच ऑफ द स्लज शुड बिटवीन। ठीक है, पीएच पूछी हुई है स्लज की। स्लज की पीएच कितनी होती है, 6.5 से 8 की होती है। तो हमें कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, फोर्थ ऑप्शन फिट बैठता है। 6.5 से 7.4 दे रखा है। ठीक है, जो भी हम लोग अपनी नोट्स वगैरह से जो रेंजेस याद करते हैं ना, वो एग्जैक्ट कभी एग्जाम में नहीं लिखी होती है। जैसे कि यहाँ पे भी बुक्स में अगर हम लोग देखेंगे, नोट्स में देखेंगे तो 6.5 से 8 लिखा होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, 6.5 से 7.4। तो हमें थोड़ा सा ऑप्शंस को देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन को बेस्ट सूटेबल है हमारी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो बेस्ट होता है हमें वही चूज करना होता है फिर। क्योंकि कभी भी सॉइल में भी बहुत सारी रेंजेस होती हैं, जो टेबल होती हैं उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, और इसमें एनवायरो में भी बहुत सारी रेंजेस होती हैं, लेकिन ये कभी एग्जैक्ट मैच नहीं करती हमारे नोट से। ठीक है, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं ये। तो हमें देखना पड़ता है फिर ऑप्शन में कौन सी वाली सबसे ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा एनवायरो खत्म हो चुका है, हाईवे पे मूव करते हैं। द फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रेन स्टार्टेड इन द ईयर डैश एंड ट्रेवल्ड बिटवीन। ठीक है, ये एक जीके का क्वेश्चन एक तरीके से। तो पहली रेलवे ट्रेन कौन सी चली थी, कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4, दैट इज 1853। बॉम 1853 में फर्स्ट रेलवे ट्रेन चली थी, और कहां से कहां तक चली थी, बॉम्बे टू थाने। ठीक है, इसे याद कर लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ऑन 16 अप्रैल 1853 द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे में कहां से, बोरी बंदर से, टू थाने, दैट इज कितना कितना लंबा था ये, 34 किलोमीटर लॉन्ग था। ठीक है, और ये किसका किसके अंडर चली थी, बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और इसके लोकोमोटिव्स के बारे में बात करें, हॉल्ड बाय 3 स्टीम लोकोज, दैट इज साहिब सिंध सुल्तान। ठीक है, ये ये क्वेश्चन कभी कभी जीके में भी आ सकता है। ठीक है, जीएस पोर्शन जो रहता है, तो इसलिए इसे याद कर लो। और हाँ, जो भी आपको वो जो इन्फॉर्मेशन अगर लगे कि ये मेरे काम की है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, छोटी छोटी बातें। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे सेव कर लेना, क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन है और ये किसी एग्जाम में पूछ ली, फिर आप सोचोगे कि ये निकल गई थी मेरे दिमाग से। ठीक है, तो उसे अपने चीजों को कंपाइल करना या आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट्स इज नॉट नॉर्मली नॉट यूज इन माउंटेन रीजन्स। ठीक है, माउंटेन रीजन्स में कौन सी अलाइनमेंट यूज नहीं होती है। माउंटेन रीजन्स क्या होता है, स्लोपी होते हैं कुछ रीजन्स, क्रॉस स्लोप्स इनकी ज्यादा होती हैं, तो वहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन अलाइनमेंट नहीं दे सकते। प्लेन अलाइनमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है माउंटेनियस रीजन्स में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, फोर्थ वन। ठीक है, करेक्ट है। अब आगे मूव करते हैं रेलवे पे। The standard formation width of a single line broad gauge in embankment in Indian Railways is। इंडियन रेलवे में फॉर्मेशन विड्थ कितनी होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, बीजी बीजी ट्रैक के लिए। तो फॉर्मेशन विड्थ ऑफ a single line broad gauge track in embankment as adopted in on Indian Railways कितना होता है, 6.1 मीटर। ठीक है, और एमजी ट्रैक के लिए, मीटर गेज के लिए 4.88। ठीक है, इसे याद कर लेना इसे। ठीक है, डेटा को 6.1 मीटर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा बीजी ट्रैक के लिए। ठीक है, एज पर इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड द विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज इज। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। मीटर गेज के लिए 1 मीटर होता है, तो मतलब कि 1000 मीटर, 1000 mm। और स्टैंडर्ड गेज के लिए 1435 mm। ओके, और ब्रॉड गेज के लिए 1676 mm। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन। ये तो सभी को याद भी होगा, न्यूमेरिकल्स में अधिकतर यूज भी होता रहता है ये जो डेटा। ठीक है, चलते हैं आगे। द लोड
per unit length required to produce 1 unit depression in the rail bottom is called dash modulus. तो यूनिट डिप्रेशन जो पर यूनिट लेंथ में कितना लोड प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या बोलते हैं ट्रैक मॉडुलस। ट्रैक मॉडुलस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये तो, ठीक है, अगर हम लोगों ने पढ़ी होगी तो। ट्रैक मॉडुलस इज द इंडेक्स और फॉर स्टिफनेस और रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट वे, ठीक है, ये तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन है। अब क्या होता है ये, इट इज डिफाइंड एज द लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ द रेल फॉर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट डिफॉर्मेशन और डिप्रेशन इन द ट्रैक, ठीक है। तो वही एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। इस एग्जाम में हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला भी तो जितना भी की फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला भी ज्यादा टिपिकल नहीं, जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही पूछ लिया है, या फिर कहीं कहीं पे फॉर्मूले में जस्ट 2-3 वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है हमें, ठीक है, और कैलकुलेशन भी इजी सी, ठीक है। या फिर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, या फिर कॉन्सेप्चुअल पूछे तो बहुत ही छोटे मोटे से, ठीक है, मतलब इजी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखा जाए तो क्या क्या चीज जरूरी है हमारी, सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी होगी, ठीक है। मूव करते हैं अगले पे। द स्पीड फैक्टर फॉर द स्पीड above 100 kilometer per hour given by the German formula which is adopted in Indian Railway after 1966 is dash। फॉर्मूला पूछा हुआ है जर्मन फॉर्मूला पे कितना होता है स्पीड फैक्टर 100 किलोमीटर पर आवर के लिए, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन है इसका करेक्ट वन, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधा अगर जिसको फॉर्मूला याद होगा वो लगा देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.5 वी स्क्वायर बाई 10⁵ माइनस 1.5 वी क्यूब अपॉन 10⁵7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ द फिश प्लेट is to hold 2 rails together in uh, uh, both the horizontal and vertical planes, oblique planes only, vertical plane only, horizontal plane only, ठीक है। फिश प्लेट हम लोग लगाते हैं, फिश प्लेट का डायग्राम है यहाँ पे, डायग्राम नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो अभी फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फिश प्लेट का क्या काम होता है, फिश प्लेट्स आर यूज्ड रेल जॉइंट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी, ठीक है। हमारी जो रेल की जो लेंथ होती है वो स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड लेंथ है, लेकिन हमको क्या चाहिए होती है, ज्यादा लेंथ की रेल चाहिए होती है, तो हमें जॉइंट्स पे फिश प्लेट लगानी होती है जिससे कि हमें कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकें, ठीक है। कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हमें फिश प्लेट्स का यूज करना होता है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों प्लेन्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन दोनों में क्या करेंगे, उसको जो रेल है उन्हें स्टिफली जॉइंट रखेंगे, ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स, ठीक है। आगे मूव करते हैं। इफ अ बिजी ट्रैक इज लेड between wooden sleepers with a sleeper density of m+7, spacing of sleeper is 68 centimeter and the width of the sleeper is 25.4 centimeter, the depth of the blast cushion would be, ठीक है। स्पेसिंग हमें दे रखी है और विड्थ ऑफ द स्लीपर दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है डेप्थ ऑफ द ब्लास्ट कुशन। कुछ रिडंडेंट डाटा भी दे रखा है जैसे कि m+7, इसका कोई यूज नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। करते हैं चलो। ये स्लीपर्स दे रखे हैं, ये स्लीपर है एक और ये दूसरा स्लीपर है, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी है 68 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर रहती है, ठीक है, 68 सेंटीमीटर, और ये विड्थ ऑफ द स्लीपर है जो 25.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके नीचे ब्लास्ट लगा हुआ है, इसके जिसके ऊपर ये स्लीपर्स रखे होंगे, ठीक है। अब ब्लास्ट क्वेश्चन की हमें डेप्थ निकालनी है, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस, जैसे कि मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है डी डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये एंगल ऑफ ये वाला एंगल है वो कितना है 45 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए हमें सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी 68 माइनस 25.4, ठीक है। इस ये आधा
ये आधा मिलके कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा एक। तो 25.4, 68 माइनस 25.4 तो आ जाएगा कितना, 42.6। ठीक है, अब इसमें ज्योमेट्री लगाएंगे, इसमें एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, अब 1045 इक्वल टू डी अपॉन 42.6/2। ठीक है, ये हाफ हो जाएगा ना, ट्रायंगल बनेगा तो ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकलेगी 21.3। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन स्लोप रेलवे लाइन इज जनरली डिटरमाइंड बाय डैश मेथड। ठीक है, फॉर्मेशन स्लोप जो रेलवे लाइन में होती है उसकी स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। स्लोप कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद द स्वेडिश स्लिप सर्कल और फिक्सन सर्कल। ठीक है, मेथड्स अदर ऑप्शन आर नॉट करस्पॉन्डिंग टू स्लोप्स। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। मोर सर्कल, स्लिप सर्कल, रैंकाइंस, लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से एक ही ऑप्शन है जो अप्रोप्रिएट है, जो कि स्लिप सर्कल मेथड है। स्वेडिश स्लिप सर्कल मेथड्स होते हैं। ठीक है, मोर सर्कल्स का तो इससे कोई लेना देना नहीं है स्लोप से, ना रैंकाइन का, और ये लीस्ट स्क्वायर तो कोई चीज अलग ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लिप सर्कल मेथड। The distance between the gauge faces of the stock rail and the tongue rail at the heel of the switch is called। ठीक है, ये भी अब देखो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अगर किसी को पता होगा हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस, क्लियरेंस इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन कर सकता है आराम से। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल एट द हील ऑफ द स्विच। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे सीधे लिखा है, स्टॉक रेल के रनिंग फेस, स्टॉक रेल के रनिंग फेस के बीच में और टंग रेल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, हील डाइवर्जेंस या फिर हील क्लियरेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हील डाइवर्जेंस। ठीक है, और जो कुछ स्टैंडर्ड वो दे रखे हैं डेटा, बीजी ट्रैक के लिए कितना होना चाहिए, एमजी के लिए कितना होना चाहिए, नैरो गेज के लिए कितना रहता है। ठीक है, ये भी कभी कभी वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इस पेपर में खासकर रेलवे पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे वैसे इतने नंबर्स की आती नहीं है, जितने मार्क्स की जितनी इसमें आई है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा रेलवे के ऊपर थोड़ा फोकस करना अगर एग्जाम की तैयारी की कर रहे हो तो। ठीक है, मूव करते हैं आगे। Which of the following is a requirement for from a railway sleeper? रेलवे स्लीपर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? It should transfer the load evenly from rails to wider area of the blast। ठीक है, सही बात है। It should give a firm and even support to the rails। ये भी सही बात है। It should have sabotage and theft features। यही वाला गलत लग रहा है एक, यहाँ पे एंटी सैबोटेज एंड एंटी थेफ्ट फीचर की बात होती तब ये वाला सही होता। और इट शुड होल्ड द रेल्स इन द करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट। इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सब ऑप्शन करेक्ट दे रखे हैं, बस थर्ड वाला गलत दे रखा है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, इसमें इनकरेक्ट पूछता तब जाके ये आंसर होता है। ठीक है, ये लिखे हुए हैं स्लीपर्स के कितने कितने एडवांटेज होते हैं, हर एक पॉइंट लिखा हुआ है ये। ठीक है, इससे मैं बीच में लाता हूँ जैसे कि स्क्रीनशॉट वगैरह किसी को लेना हो तो वो ले सके। ठीक है, हम्म, आगे ऐप से। ठीक है, सब पॉइंट्स क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एज पर इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड द रेल लेंथ ऑफ द रेल यूज्ड इन ब्रॉड गेज इज। ठीक है, ब्रॉड गेज के लिए स्टैंडर्ड लेंथ होती है 12.8 मीटर। ठीक है, जैसे कि हम न्यूमेरिकल्स में कभी कभी एज्यूम कर लेते हैं 13 मीटर। ठीक है, न्यूमेरिकल के बेसिस पे ये 13 मीटर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो स्टैंडर्ड 12.8 मीटर है, ऑप्शन में 13 मीटर दे रखा है। ठीक है, जो ज़्यादा सूटेबल है वो ज़्यादा लगाते, वो टिक लगा देते हैं। ठीक है,
बीजी ट्रक के लिए। और एमजी ट्रक के लिए कितना है? 11.89 मीटर एंड से 12 मीटर, से टू बी 12 मीटर। ठीक है, यूज बाय द इंडियन रेलवेज। ठीक है, मूव करते हैं। चलो, रेलवे भी खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समापन हुआ पूरे DFCCIL 2018 का जितना भी था। और सब हमने सब्जेक्ट एक तरफ से टेक्निकल के जितने भी थे हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाके उस डाउट को लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी लिखा हुआ, वो भी डला हुआ डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके हम लोग आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या फिर कोई और डिमांड है तो उसे भी आप अपना उसमें मेंशन करें डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पेपर खत्म होता है जी। इस पेपर में अगर स्ट्रेटेजीज अगर किसी को बनानी हो तो वो ये है कि अब हम लोगों ने पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस कर चुका है। हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही इजी है यहाँ पे। ठीक है, एक आध ही कोई क्वेश्चन है जो मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का है, मतलब कि थोड़ा था, वो भी हार्ड लेवल पे नहीं, मीडियम लेवल तक ही जा रहे हैं क्वेश्चंस के लेवल। ठीक है, तो हमें एक जो भी बेसिक बेसिक चीजें हैं, डेटाज खासकर डेटाज इसमें सबसे ज्यादा पूछे हुए हैं, और कुछ सब्जेक्ट जो कि इसमें पता ही चल गई होगी, आपने पूरा पेपर देख ही लिया अगर चारों पार्ट देखें तो। ठीक है, जो जो कौन कौन सा पेपर, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो ज्यादा पूछे गए हैं। एनवायरो भी ठीक ठाक पूछी है, रेलवे भी, रेलवे पे ज्यादा फोकस किया है इस पेपर में। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपना तैयारी करें। जिस जिस पेपर में ज्यादा सवाल पूछे गए उन उन पेपर पे, उन उन सब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान दें। जैसे कि रेलवे, इसमें क्योंकि रेलवे हम लोग कम पढ़ के जाते हैं अधिकतर। ठीक है, लेकिन इसमें इस पेपर को क्लियर करना है तो रेलवे हमें थोड़ी बहुत ठीक ठाक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। ठीक है, अभी तक के लिए थैंक यू। चलो।